फ्रिक्शन फोर्स ये कांटेक्ट फोर्स का एक टाइप है। तो कांटेक्ट फोर्स को पहले देखते हैं कि क्या होता है जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। कैसे कांटेक्ट में आता है, देखिए कांटेक्ट फोर्स क्या है। When the body contacts comes in contact with another body, then a force is applied. Force is applied. तो इसके एक फोर्स अप्लाई होता है। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है ये बॉडी तो इस पे फोर्स अप्लाई करता है। अप्लाई ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कि एक नीचे में ऐसा ब्लॉक है, ऐसे ये जो ग्राउंड है, इस ब्लॉक पे ये दूसरे ब्लॉक को रखा गया, एक दूसरे कांटेक्ट में आया ना। इस ब्लॉक का सरफेस है ये, देखिए नीचे वाले ब्लॉक का ये सरफेस है और ऊपर वाले ब्लॉक का ये सरफेस है। ये एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आया, वहां बिल्कुल कांटेक्ट में आ गया, तो ये कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। इसमें इस टाइप से कांटेक्ट में आया, इसके बीच कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होता है। अगर ये इस टाइप से कांटेक्ट में है, इस टाइप के सरफेस पे है, वेज बोलते हैं इसी को, ट्रायंगुलर वेज बोलते हैं। तो इस पे हमें ऐसा बॉल रखे हुए हैं, तो इस बॉल भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। बॉल रखिए चाहे ब्लॉक रखिए, कोई बात नहीं, ब्लॉक रख देता हूं मैं। देखिए इस पे हम लोग एक ब्लॉक रख दिए। ये ब्लॉक जो रखे हैं वो क्या होगा, इसके बीच फोर्स अप्लाई होगा। ब्लॉक का भी कांटेक्ट सरफेस होगा। देखिए ब्लॉक का सरफेस यही ना है, ये ब्लॉक का सरफेस है और नीचे वेज का सरफेस है। देखिए इसमें मैं लिखूंगा इसको, ये तो यहां लिख देता हूं, सरफेस ऑफ लोअर ब्लॉक, सरफेस ऑफ अपर ब्लॉक, और ये है नीचे वाला, ये सरफेस क्या है, सरफेस ऑफ लोअर ब्लॉक। इस बात का ध्यान रखिएगा, सरफेस ऑफ लोअर ब्लॉक है। देखिए ये ऊपर वाले ब्लॉक का सरफेस और नीचे वाले ब्लॉक का सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आया हुआ है। यहां पर भी दोनों सरफेस कांटेक्ट में आया हुआ है। तो ये अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक को परपेंडिकुलरली नीचे की ओर फोर्स अप्लाई करेगा। अपर ब्लॉक जो है इसका सरफेस लोअर ब्लॉक को नीचे की ओर फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हैं ना, एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन होता है। तो अपर ब्लॉक पे इसको फोर्स अप्लाई किया, तो कैसे, परपेंडिकुलरली वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई किया है। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, सबसे पहले कोई भी सरफेस जब कांटेक्ट में आता है सबसे पहले परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करता है। कैसे, या पहिया की साइड इस पे कहाँ फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस पे दिखाइए। तो ऊपर वाला सरफेस पहले नीचे वाले ब्लॉक पे ऐसे फोर्स अप्लाई करता है। देखिए ये कहां से मैं एरो को लिया हूं, और तो क्या करेगा, इसके बदले नीचे वाला सरफेस भी जिधर से फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, जिस डायरेक्शन से, उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, उसको रिएक्ट करेगा, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा।
तो देखिए नीचे वाला सरफेस भी इस पे ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखिए एक फोर्स अप्लाई होता है, तो ये तो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया ना, वर्टिकल फोर्स अप्लाई कर दिया। जैसे ही कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आता है, ये रूल बिल्कुल नेचुरली होता है। जैसे ही कांटेक्ट में दो बॉडी आया कि उस पे फोर्स लगेगा ही ना, कांटेक्ट परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है। दो कांटेक्ट सरफेस के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक ना। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा वो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन वो अप्लाई करेगा कैसे, तो परपेंडिकुलर अप्लाई करेगा, वर्टिकल। जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा, अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक को नीचे फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा उस पर, तो नीचे ब्लॉक उसका रिएक्ट करेगा ही। रिएक्ट करेगा किधर, जिधर से उसके फोर्स अप्लाई हुआ उधर ही ना रिएक्ट करेगा, तो ये उधर ही रिएक्ट कर देता है। तो ये इससे साफ हो गया कि ये परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता है, ये कांटेक्ट फोर्स, ये परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करता है। तो नीचे वाला ब्लॉक इधर तो फोर्स अप्लाई करता है, फिर इसको क्या बोलते हैं जानते हैं, ये जो है ये तो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको हम लोग क्लियर भी है कहां से, ये तो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट ये फ्रिक्शन तो नहीं है, नहीं है, कांटेक्ट फोर्स तो है। तो कांटेक्ट फोर्स पे इस टाइप को, ये भी कांटेक्ट फोर्स का ही एक टाइप है, तो इस टाइप को कहा गया क्या, कॉमन नॉर्मल। इसको कहा गया कॉमन नॉर्मल। हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही कांटेक्ट में कोई सरफेस दो सरफेस आएगा, परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करेगा, इसको कहा गया क्या, जानते हैं, कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल, इस फोर्स को कहा गया कॉमन नॉर्मल। बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। लेकिन एक और टाइप है, कांटेक्ट फोर्स का एक और टाइप है, एक और टाइप से फोर्स अप्लाई होगा इस पे, कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स दूसरा किस टाइप से होगा, एक सरफेस के लॉन्ग होगा, सरफेस के लॉन्ग फोर्स अप्लाई होगा। जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हुआ उसको तो हमने क्या कहा, कॉमन नॉर्मल। कांटेक्ट फोर्स का एक टाइप है, कॉमन नॉर्मल भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स का ही एक टाइप है। अब ये सरफेस के लॉन्ग फोर्स अप्लाई करेगा। सरफेस के लॉन्ग कैसे फोर्स अप्लाई कर सकता है, मान लीजिए इस ब्लॉक को, ब्लॉक नीचे की ओर जा रही है, ब्लॉक के नीचे जाने पर मान लीजिए इस पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है, और इस पे इधर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, इस सरफेस पे, इस ऊपर अपर ब्लॉक पे, ऊपर की ओर, उस अपर ब्लॉक पे दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स। मान लीजिए इसको मैं पकड़ करके नीचे के खींच रहा हूं, नीचे को पुल कर रहा हूं मैं इसे, अपर ब्लॉक को, ध्यान रखिएगा, तो अपर ब्लॉक को जब नीचे को मैं पुल कर रहा हूं तो क्या होगा, क्या कोई अपोजिशन फोर्स लगेगा, कोई रिएक्शन फोर्स लगेगा, होते हैं। तो नीचे वाला अपर ब्लॉक का जो सरफेस है, ये पीएन सरफेस है, इस सरफेस पे तो इधर का फोर्स लगेगा, क्या ये सरफेस तो नीचे जाने लगेगा ना, नीचे जाने लगेगा। तो फिर लोअर ब्लॉक का जो सरफेस है, क्या वो सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा, वो तो अपोज करता है। लोअर ब्लॉक तो हमेशा अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। लोअर ब्लॉक जो है वो हमेशा, लोअर ब्लॉक हमेशा अपोज कर रहा है, इसका विरोध करता है। तो देख लीजिए, जिधर अपर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, सरफेस के लॉन्ग, अप्लाइड फोर्स के लॉन्ग ही होगा। लेकिन जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स है, जब आप इस पे फोर्स अप्लाई किए तो इस पे, इस सरफेस पे किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, ऊपर अपर ब्लॉक का सरफेस तो इधर लेकर जाएगा। तो लोअर ब्लॉक का सरफेस अपर ब्लॉक को किधर अपोज करेगा। सवाल है, एक चीज और देखिए, जैसे ये जो चीज आप देखेंगे, जो फोर्स लग रहा है अपर ब्लॉक को तो आप नीचे खींच रहे हैं, तो अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक को किधर खींच के ले जाएगा, लोअर ब्लॉक पे किधर अप्लाई करेगा, ये लोअर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर देगा। जिस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है,
एक्सटर्नल फोर्स लगाए हम इस पर, तो वो क्या करेगा, इससे जो कांटेक्ट में है उसको भी अपने साथ ले जाएगा, ये काम करता है। तो ये जो फोर्स है, जरा सोचिएगा कितना है, कि लोअर ब्लॉक को इधर फोर्स अप्लाई करेगा, इधर ले जाएगा, है ना। जब ये पेन को हम रखेंगे और वो रेड पेन को हम इधर खींच रहे हैं, ये क्या करेगा, ये ब्लू पेन को भी अपने साथ ले जाएगा, ब्लू पेन को भी अपने साथ खींच कर ले जाएगा ना, ऐसा होता है। तो हमने फोर्स अप्लाई किया किस पे, अपर ब्लॉक पे। तो अपर ब्लॉक किसको पुश कर रहा है, किसको पुल कर रहा है, इसको बताइए, किसको पुल करेगा। अपर ब्लॉक जो है वो उसके कांटेक्ट में जो भी ब्लॉक होगा उसको अपनी ओर पुल करेगा, उधर तो खींचेगा, ये पुल कर रहा है, देखिए। तो फिर इसके रिस्पेक्ट में, इसके बदले लोअर ब्लॉक भी तो कहीं फोर्स अप्लाई करेगा, बिल्कुल फोर्स अप्लाई करेगा। लोअर ब्लॉक किस पे फोर्स अप्लाई करेगा, जो उसके कांटेक्ट में है। लोअर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई हुआ है, कितना, एफ फोर्स। यहाँ पर आपकी एफ फोर्स अप्लाई करने से लोअर ब्लॉक पे भी फोर्स अप्लाई हो गया। जैसे यहीं पे देखिए, मेरा हाथ है ऐसे ऐसे है, इसमें मैं हाथ को रखा और इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ, देखिए आगे की ओर इधर खींच रहा हूँ मैं, देखिए ऐसे। तो ये नीचे वाले ब्लॉक को, नीचे वाले सरफेस को भी खींच रहा है ना, इधर, है ना, इधर खींच रहा है, इधर की ओर खींच रहा है। तो वही चीज है। अब ये लोअर ब्लॉक भी इस पे अपर ब्लॉक के सरफेस पे इधर फोर्स अप्लाई करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस सरफेस पे, जिस ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन, उस पे जिस ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो वो ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करता है, दूसरे ब्लॉक के सरफेस पे। और दूसरा ब्लॉक पहले ब्लॉक के सरफेस पे फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। हमारे इस पे फोर्स अप्लाई करने से लोअर ब्लॉक को फोर्स किधर मिल रहा है, नीचे, लोअर ब्लॉक वेज को करें, और नीचे वाला ब्लॉक जो है, जो इसके कांटेक्ट में है, उस पे किधर फोर्स अप्लाई करेगा, देखिए ऊपर की ओर, देखिए इसको किधर की फोर्स अप्लाई करेगा, ऊपर की ओर, देख रहे हैं, हो रहा है ना। यहाँ जब हम अपर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किए, तो वो अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे को नीचे की ओर अपने फोर्स के लॉन्ग ही लेकर जा रहा है, पुलिंग फोर्स होता है, ठीक है ना। अप्लाइड फोर्स जो है, ये दूसरे ब्लॉक को खींच रहा है। तो लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक को इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर फोर्स अप्लाई करता है, और इसी को कहा जाता है, जो इस फोर्स को रिएक्ट करता है, वो कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। ये भी तो कांटेक्ट फोर्स का ही ना टाइप है ना, कांटेक्ट फोर्स का टाइप। एक कांटेक्ट फोर्स का टाइप है जो परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर रहा है, और दूसरा कांटेक्ट फोर्स का टाइप है जो इसके हॉरिजॉन्टली, टेंजेंशियली, टेंजेंट के लॉन्ग हो रहा है। देखिए स्पर्श में जैसे आया है ना, जैसे ही टच में आया है, वहां पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये टेंजेंशियल फोर्स का भी टाइप होता है। कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो ये टाइप ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स भी कर सकते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट पढ़ते हैं, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। इस टाइप को, दोनों कांटेक्ट फोर्स का टाइप है, इसको कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऑन अपर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स किस पे है बताइए, ऑन अपर ब्लॉक पे है। ये फ्रिक्शन फोर्स किस पे है, अपर ब्लॉक पे। और लोअर ब्लॉक पे भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। लोअर ब्लॉक को फ्रिक्शन किधर मिला, इधर की ओर। तो इसको बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स ऑन लोअर ब्लॉक। देखिए कैसे अप्लाई हो रहा है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है।
जब हम एक ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करेंगे, दूसरे ब्लॉक को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब सपोर्ट करता है ना। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहता है कि ये जो वेज है इसको भी अपने साथ लेकर चले। ये जो देख रहे हैं, ये जो फोर्स है, इधर आप अगर फोर्स अप्लाई कीजिएगा, अप्लाइड फोर्स कौन है, यही ना है। ये फोर्स लोअर ब्लॉक को भी अपने साथ ले जाना चाहेगा। लोअर ब्लॉक में कौन सा फोर्स अप्लाई ये प्रोड्यूस कर दिया, कौन सा फोर्स इसमें प्रोड्यूस हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इसको साथ लेकर जा रहा है, तो ये तो सपोर्ट कर रहा है ना। ये जो फ्रिक्शन है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, ये तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है, ये तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई किए और इसके बीच अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये चल पाता है, यही तो रुक जाता है, वो सिर्फ वही चला जाता है आगे, अपर ब्लॉक ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन आप देखते हैं ना, एक कार्टून पे दूसरे कार्टून को रखिए और उस ऊपर वाले कार्टून को अगर आप खींच रहे हैं तो नीचे वाला कार्टून भी आगे बढ़ता जाता है ना, आगे बढ़ता है। फोर बुक बुक का एक साथ आप रख दीजिए, है ना, 4 बुक को अपने साथ रखिए, उसमें से बीच वाले बुक को आप आगे को खींचिए, तो क्या देखिएगा कि नीचे वाला बुक भी कुछ दूर आगे आ जा रहा है। कौन लाया उसको आगे, उस पर तो हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया ना, तो उसको कौन लाया, उस पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है, हमारे बीच वाले बॉक्स में बुक को खींचने से नीचे वाले बुक भी और ऊपर वाला बुक भी थोड़ा आगे आ जाता है, यानी दोनों पे फोर्स अप्लाई होता है, दोनों सरफेस पे। यानी यही है कि जिस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे कांटेक्ट में जितना भी बॉडी होगा, जितने भी ब्लॉक उससे कांटेक्ट में होंगे, उन सब पे फोर्स अप्लाई होगा, और जो भी फोर्स अप्लाई होगा टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होगा। उस टेंजेंशियल फोर्स को कहेंगे क्या, फ्रिक्शन फोर्स, वही फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इसको सपोर्ट ना कर रहा है, इसको मोशन दे दिया। यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया और इसको फ्रिक्शन फोर्स क्या किया, इसको अपने साथ लेकर जा रहा है, अपने साथ खींच रहा है। इसके बदले में लोअर ब्लॉक क्या करेगा, अपर ब्लॉक को इसका विरोध करेगा। लोअर ब्लॉक तो अपोज करेगा ना, लोअर ब्लॉक तो नहीं चल जाएगा ऐसा। इनर्ट इनर्ट का लॉ पढ़े ना, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, अपने रेस्ट और मोशन में किसी टाइप के चेंजिंग का विरोध करता है, ऐसा होता है। तो विरोध तो करेगा लोअर ब्लॉक। आप जब अपर ब्लॉक पे फोर्स लगा है तो लोअर ब्लॉक तो इसका अपोज करेगा ना, विरोध करेगा नहीं, तो वही विरोध करके क्या करेगा, अपर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करेगा, अपर ब्लॉक पे देखिए, अपर ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन फोर्स कौन होगा, ये अपर ब्लॉक के लिए अप्लाइड फोर्स तो ये है, और फ्रिक्शन फोर्स ये होगा, ध्यान रखो। ठीक है ना, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसीलिए कहा जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है इट इज ए टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स कहा गया है ना, इट इज ए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, इट इज द tangential tangential component tangential component of contact force। contact force का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, और इसके वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, कॉमन नॉर्मल बोलते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट of contact force is called
कॉमन नॉर्मल, जो कॉमन नॉर्मल कहा जाता है। ऐसा लिखकर इसी फिगर को बना देना है। पैरेलल सरफेस, पैरेलल सरफेस के लॉन्ग हमेशा अप्लाई होता है ये। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी एक टाइप होता है। फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स का ही एक टाइप था। अब दूसरा क्या कहता है कि ये रिलेटिव मोशन का या उसकी टेंडेंसी का भी अपोज करता है। रिलेटिव मोशन जानते हैं ना, जैसे एक वॉल है, ये जो दीवार है वॉल है, इसके रिस्पेक्ट में जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और दूसरा मूव करता है। रिलेटिव मोशन अच्छी तरह से पढ़े थे सभी लोग। रिलेटिव मोशन में मैंने आपको बताया था कि ये देखिएगा जरा, यहाँ पे एक ट्री है, इस टाइप से एक ट्री है जो रेस्ट में है। ये ट्री क्या है, रेस्ट में है, ट्री है। और यहाँ से एक बॉय है जो इधर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये तो बॉय है ना। तो रिलेटिव मोशन हमको ट्री के रिस्पेक्ट में बॉय का देखना है। ट्री के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन किधर होगा, बॉय का। तो बॉय का वी बी टी, इसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी टी, वी बी माइनस वी टी। तो वी बी क्या है, बॉय का वेलोसिटी, बॉय का वेलोसिटी, और यहाँ पे ट्री का वेलोसिटी। ट्री तो रेस्ट में है, ट्री के रेस्पेक्ट में आप बॉय को देख रहे हैं, तो बॉय का वेलोसिटी इधर है 4 मीटर पर सेकेंड है, और इसका तो 0 होगा, है ना, 0 होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन प्लस नहीं होगा ना, प्लस होगा। तो हमने किसका निकाला, बॉय का रिलेटिव वेलोसिटी, इसके रिस्पेक्ट में, ट्री के रिस्पेक्ट में हमने निकाला है बॉय का रिलेटिव वेलोसिटी ट्री के रिस्पेक्ट में। तो और अगर आप, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ट्री के रिस्पेक्ट में बॉय किधर जा रहा है, इधर की ओर जाता हुआ देखिए, इधर की ओर जा रहा है। तो रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन इसका किधर होगा, इधर। रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन इधर हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर किधर लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, समझ गए। फ्रिक्शन फोर्स अगर पूछा जाए, अगर इस पर कॉन्टैक्ट सरफेस रहता तो कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इधर अप्लाई होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर अप्लाई हो जाएगा। एक रेस्ट में है और दूसरा मूव कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी अच्छी तरह पढ़े हुए हैं। तो इस बात का जरा ध्यान रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी हम पहले निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि जिधर भी उसका डायरेक्शन होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। अब बात है क्या, तो सुनो ध्यान से, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी जिधर अप्लाई होगा, ठीक है, या अप्लाई होता हुआ मालूम पड़े, वहां से वो चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए यहाँ से ये इधर जाने के लिए रेडी है, इधर रेडी है जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहा है वो, लेकिन उसकी टेंडेंसी तो है उधर जाने का। रिलेटिव वेलोसिटी तो उसका उधर हो, उधर ही कहिएगा, टेंडेंसी तो है उसका, उसमें टेंडेंसी तो आ गई है ना। क्या कोई भी चीज रखा है उस पर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो डिस्प्लेस ही अचानक से डिस्प्लेस कर देता है, नहीं, धीरे धीरे हम फोर्स जब इस पर अप्लाई करते जाते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये ऐसा होता है, जब मेरा फोर्स ज्यादा हो जाता है उस पर, तभी वो आगे बढ़ता है कि नहीं।
कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, कोई फ्रिज है, फ्रिज मान लीजिए फ्रिज का बॉक्स है, उसको आप फोर्स लगाते ही तो आगे नहीं बढ़ता है। तो क्या होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिज का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस दोनों कांटेक्ट में है, एक दूसरे पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है ना। तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन देखना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी देखना होगा, रिलेटिव फोर्स कौन सा है उसमें, रिलेटिव फोर्स जो लग रहा है। तो ये जो है फ्रिज पे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिज का सरफेस किस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ग्राउंड सरफेस पे। तो ग्राउंड तो रेस्ट में है, ग्राउंड रेस्ट में है ना, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्रिज पे जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही ना अप्लाइड फोर्स होगा। फ्रिज पे फ्रिक्शन फोर्स के जो फोर्स मिलेगा, फ्रिज ग्राउंड सरफेस पे किधर फोर्स अप्लाई करेगा, इधर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा। तो ग्राउंड फ्रिज पे किधर फोर्स अप्लाई करेगा, पीछे की ओर, इधर की ओर। वो रिएक्ट करता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी के अपोज करता है और उसकी टेंडेंसी का भी ये अपोज करता है। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे, फ्रिक्शन इट अपोजेज द relative tendency, relative motion and tendency, या एज वेल एज लिख लीजिए, एज वेल एज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक, ये रिलेटिव मोशन को, ये टेंडेंसी को जैसे देख लीजिए यहाँ पे, कैसे यहाँ ध्यान रखो, इसका एप्लीकेशंस को देख लीजिए। क्या है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है, इस पे एक और ब्लॉक रख देता हूं मैं, एक दूसरा ब्लॉक रखा गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ ए है, इसका ये बी है, इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाइड फोर्स किस पे है, इधर इस पे। यहाँ से कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, किस पे किधर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको ये ऑब्जर्व कर रहा है। छोड़ दी, तो ऑब्जर्व कर रहा है, ये उस पर अप्लाइड फोर्स है, ये ब्लॉक के ऊपर है, ये रिलेटिव मोशन का कैसे अपोज करता है वो ध्यान देना है। इस पे हम फोर्स अप्लाई किए, एक्सटर्नल फोर्स हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो बताइए, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अपर ब्लॉक यही है ना, ये लोअर ब्लॉक का जो सरफेस है वो किस पे फोर्स अप्लाई करेगा, अपर ब्लॉक को किधर ले जाएगा, इधर खींच के ले जाएगा ना, इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ किस पे, लोअर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके कारण इसको फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, अपर ब्लॉक पे। अपर ब्लॉक पे जो फोर्स अप्लाई, अपर ब्लॉक को जो फोर्स मिल रहा है वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा वो, ठीक है ना। वो तो मोशन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ तो मोशन को सपोर्ट भी कर रहा है ना। क्या, इसको जब हम फोर्स अप्लाई किए थे तो ये अपर ब्लॉक को तो सपोर्ट कर रहा है कि चलो मेरे साथ, है ना। फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट को अपने साथ भी ले जाता है, जान लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स मोशन का सपोर्ट भी करता है, हमेशा अपोज ही नहीं करता है, सपोर्ट करता है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये फ्रिक्शन फोर्स जब हम अप्लाइड फोर्स किए इसके कारण अपर ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई हुआ, ये फोर्स इसका फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा जो इसको अपने साथ ले जाएगा। तो उसमें मोशन ला दिया, मोशन का अपोज तो नहीं किया, वो पहले रेस्ट में था, इसको लेकर जा रहा है आगे। लेकिन अपर ब्लॉक भी तो लोअर ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करेगा, अपर ब्लॉक जब लोअर ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करेगा तो वो तो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या किया, ये तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो इसके अप्लाइड फोर्स का अपोज करेगा,
विरोध करेगा ना, तो दोनों फ्रिक्शन फोर्स है, एक जो मोशन की को सपोर्ट भी कर रहा है और एक मोशन को अपोज भी कर रहा है। ये भी फ्रिक्शन फोर्स है और ये भी फ्रिक्शन फोर्स है। सपोर्ट्स इट लिख देंगे, ये जो है फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन है, ये क्या कर रहा है, सपोर्ट्स द मोशन, ये मोशन को सपोर्ट कर रहा है। और ये भी फ्रिक्शन है, जो मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोजेस द मोशन। देखिए ये मोशन को अपोज कर रहा है और ये मोशन को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज भी करता है और सपोर्ट भी करता है। तो इसे भी एक लाइन में लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट्स मोशन और अपोजेज द मोशन। ठीक, तो ये इसको सपोर्ट भी करता है और अपोज भी करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ। अब इसके मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर दिया है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, दोनों। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये है यहाँ पर O और O डैश और O डबल डैश। मान लीजिए ये जो ऑब्जर्वर है इसका नाम O है, इसका नाम है O डबल डैश और इसका O डैश है, इस टाइप से है। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी की बात कीजिए, कोई भी जो इस ब्लॉक पे खड़ा है, इस ब्लॉक पे स्टैंड है, देखिए यहाँ पे खड़ा है, इस ऑब्जर्वर के लिए क्या दिखेगा, उसको चलेगा कि ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। जैसे हम बस पे बैठते हैं और बस के रिस्पेक्ट में किसी भी ट्रेन को देखते हैं, किसी भी ये बिल्डिंग को देखते हैं, माइल स्टोन को देखते हैं, ट्री को देखते हैं, तो वो मूव करता हुआ दिखता है। लेकिन मूव कौन करता रहता है, बस मूव करता रहता है। जो ऑब्जेक्ट मूव करता है, आप जहाँ पे बैठकर आप उसको देखिएगा, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर हो जाता है वो। तो ये ऑब्जर्वर है कहाँ पे, ये ऑब्जर्वर इस पे है, बी पर, बी रेस्ट में हो गया, बी रेस्ट में हो जाएगा। तो मूव कौन करेगा, ये मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर है, इससे इधर की ओर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस फिगर में एक तो आपने देखा कि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ऐसे ही ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इस ब्लॉक पे है ना, ये ब्लॉक तो उसके लिए रेस्ट में हो गया, ये रेस्ट में हो गया, तो दूसरा मूव करता हुआ दिखेगा। इसको जितना मोशन से इधर पे जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी इसके अनुसार पता कर सकते हैं। तो वो इसका रिलेटिव वेलोसिटी इसका ये अपोज भी करता है और सपोर्ट भी करता है रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक, चलिए इसे नोट कर लीजिए। एक और बात है, दरअसल देखिए, जो सरफेस कांटेक्ट में है, अगर हम एक पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फिर भी वो दूसरा रेस्ट में ही है, एक सरफेस रेस्ट में है ना, एक पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा रेस्ट में है। ठीक, रेस्ट में जो सब बॉडी भी, दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। पहले इसको नोट कर लो, फिर इसको मैं बताऊं। फ्रिक्शन दो टाइप्स का, फ्रिक्शन इज टू टाइप्स, दो टाइप का होता है फ्रिक्शन। एक नंबर में होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। एक नंबर में होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब दो बॉडी कांटेक्ट में आता है तो सबसे पहला फोर्स वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड अप्लाई करता है,
जिसके कारण नीचे वाला बॉडी ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई करता है। ये कहलाता है कॉमन नॉर्मल, इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और एक दूसरा किधर अप्लाई होता है, तो जो सरफेस के अलॉन्ग लगता है, देखिए सरफेस के पैरेलल, सरफेस इधर है, सरफेस के पैरेलल फोर्स अप्लाई होता है, इसे ही फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। ठीक, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये रिलेटिव टेंडेंसी का, रिलेटिव मोशन का ये अपोज करता है। रिलेटिव मोशन का तो सपोर्ट करता है, मोशन का अपोज नहीं करता है ना। देखिए जैसे कि एक पे मान लीजिए 2 ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे देखिए ऐसा है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक पे जब हम दूसरा ब्लॉक रखते हैं और इस पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं ना, इधर जब हमने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स किस ब्लॉक पे अप्लाई होगा, इस बी पे लगता है। ए और बी 2 ब्लॉक है ना, एक दूसरे के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। जब हम इसको फोर्स लगाकर फोर्स अप्लाई करेंगे लोअर ब्लॉक पे, ब्लॉक बी पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले ब्लॉक को, अपर ब्लॉक को फोर्स मिलेगा। अपर ब्लॉक पे फोर्स कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि उसके कांटेक्ट में है। अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक के कांटेक्ट में है कि नहीं, ये उसके कांटेक्ट में है, इसलिए इस पे फोर्स अप्लाई होगा। तो ये इसको जो अपर ब्लॉक को जो फोर्स अब मिलेगा, लोअर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करने के कारण वो फोर्स का क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। और वो कांटेक्ट फोर्स का कौन सा पार्ट है, पैरेलल पार्ट है, पैरेलल सरफेस के पैरेलल अप्लाई हो रहा है, इसलिए वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। इसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कह लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शन तो यहाँ पर मोशन को सपोर्ट कर रहा है। फ्रिक्शन नहीं हो तो मोशन तो होगा ही नहीं, मोशन होगा ही नहीं। तो क्या कर रहा है, ये जो अप्लाइड फोर्स है अपर ब्लॉक को ये अपने साथ ले जाना चाहता है। तो अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करेगा, किधर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये सेम बॉडी पे, अगर सेम बॉडी पे जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पे बात करें तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। समझ रहे हो, सेम बॉडी देखिए बी पे अप्लाइड फोर्स किस पे है, बी पर ना, फोर्स अप्लाई किस पे हो रहा है, बी पे। एक्सटर्नल फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, बी पर। तो इसका इस पे फ्रिक्शन किस जगह अप्लाई हो रहा है, पीछे की ओर। देखिए बैक साइड, बैकवर्ड इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन सेम बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, सेम बॉडी पे। और अदर बॉडी की बात करूं तो सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स इस टाइप से अप्लाई होता है। ये क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन और उसके टेंडेंसी का भी अपोज करता है। इसका मतलब क्या है कि जिधर भी रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन होगा, इसका रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन जिधर क्यों रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग पढ़े हुए हैं, उसके अनुसार रिलेटिव वेलोसिटी तो आप वहां आइडिया लगा लीजिएगा। मान लीजिए लोअर ब्लॉक रेस्ट में है और अपर ब्लॉक मूव कर रहा है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ होगा। लोअर ब्लॉक रेस्ट में और अपर ब्लॉक मूव कर रहा है, तो अपर ब्लॉक का रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, लोअर के रिस्पेक्ट में अपर का रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। ध्यान दो, इधर की रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, उस पर पीछे की। यही ध्यान रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी के का या रिलेटिव वेलोसिटी के टेंडेंसी का ये अपोज करता है ये। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये एक लाइन जरा सा नोट कीजिएगा कि रिलेटिव ये फ्रिक्शन फोर्स मोशन का सपोर्ट करता है और सेम बॉडी पे
ये अपोज करता है सेम बॉडी पे, बल्कि डिफरेंट बॉडी पे, अदर बॉडी पे ये सपोर्ट करता है मोशन को। अदर बॉडी पे मान लीजिए हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं तो पैर से ग्राउंड को किधर से पुश करते हैं, पीछे की ओर। ग्राउंड को पीछे की ओर जब हम फुट से पुश करते हैं तो हमें फोर्स आगे की ओर मिलता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर पीछे की ओर हम पुश कर रहे हैं ग्राउंड को मैं पीछे पुश कर रहा हूं और वो ग्राउंड स्लिप कर जा रहा है, स्मूथ सरफेस है ग्राउंड स्मूथ सरफेस है। जब मैं यहाँ पे पैर रखता हूँ तो पैर मेरा स्लिप कर जाता है, तो क्या मुझे आगे कोई फोर्स मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, स्लिप कर जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हमें मिलेगा ही नहीं। फ्रिक्शन फोर्स ही तो हमारे मोशन को चला देता है किसी बॉडी को, फ्रिक्शन फोर्स ही बॉडी को मूव कराता है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है बल्कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक है ना। एक लाइन का ये कंसेप्ट जैसा नोट कर लीजिए। फ्रिक्शन सपोर्ट्स motion while it opposes relative motion और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को भी ये अपोज करता है, ठीक ना। रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को भी ये रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को भी का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन जिधर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होगा, ऐसा होता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन, जैसा इसको एक लाइन में लिख लीजिए कि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन इज पार्ट ऑफ contact force which is applied parallel to the surface, ठीक, सरफेस के पैरेलल अप्लाई होता है जो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रिक्शन टू टाइप्स का होता है। फ्रिक्शन इज टू टाइप्स। एक नंबर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है जानते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, दो टाइप का होता है ये फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं? जब दो बॉडी कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में जब दो बॉडी आ जाता है तो एक बॉडी दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई करते हैं, एक बॉडी पे अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो अदर बॉडी पे भी फोर्स अप्लाई होता है, अदर बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है। उस समय में जब किसी बॉडी पे एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है और दूसरा बॉडी मूव नहीं कर रहा हो, मूव नहीं करता है, जैसे मैं इस ब्लॉक पे देखिए, मैं यहां पे लोअर ब्लॉक पे बी पे मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं, बट
तो जिसके कारण ये अपर ब्लॉक पे भी फोर्स अप्लाई होता है, बट अपर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है ना, या लोअर ब्लॉक भी मूव नहीं कर रहा है। मैं इसको पुल तो कर रहा हूं, पुल या पुश करके आप फोर्स अप्लाई करते हैं, या तो खींचते हैं या उसको पुश करते हैं, तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है। तो ऐसा करने से, मेरे पुल और पुश करने से फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे, और बॉडी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बॉडी रेस्ट में है। फोर्स अप्लाई करने के बाद भी किसी एक बॉडी पे, आइदर ऑफ देम, इनमें से किसी भी एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने पे ये रेस्ट में रहता हो, तो इस पे भी तो इसको फ्रिक्शन मिल रहा है ना। इस पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के कारण अपर ब्लॉक को फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है ना, एफ इधर मिल रहा है, लोअर ब्लॉक को फ्रिक्शन फोर्स किधर मिल रहा है, इधर क्यों मिल रहा है, बट ब्लॉक मूव नहीं कर रही है, ब्लॉक मूव नहीं कर रही है, तो क्या उस पर फ्रिक्शन नहीं है? तो यही कहा गया, ये जो फ्रिक्शन होगा जिसमें बॉडी रेस्ट में होता है, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाएगा। समझ रहे हो? ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होगा। सेल्फ एडजस्टेबल होगा। सेल्फ एडजस्टेबल कहने का मतलब क्या, कि अगर मैं अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करूंगा, ये जो अप्लाइड फोर्स है, ध्यान दो, अप्लाइड फोर्स को जो अगर मैं इंक्रीज किया, तो एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना, वही बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे एक्सटर्नल फोर्स भी, ये फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज करेगा। अगर मैं अप्लाइड फोर्स को डिक्रीज किया, तो एक्सटर्नल फोर्स को मैं अगर इंक्रीज कराया, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज करेगा, है ना। तो यही कहना है कि ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। एक्सटर्नल फोर्स का सेल्फ एडजस्टेबल होता है। कौन सा फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसका मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है ना। एक समय ऐसा आता है कि जब ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है ना, वह अप्लाइड फोर्स जिस पे बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाता है, उस पे जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट वो बॉडी आगे मूव नहीं कर रही है, तो उस बॉडी को नीचे जो ग्राउंड है, वो उसको फ्रिक्शन फोर्स किधर दे रही है, पीछे की ओर। जिस किसी भी बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, उसको फ्रिक्शन भी मिलता है, क्योंकि वो किसी न किसी सरफेस के कांटेक्ट में तो है। वो जिस सरफेस के कांटेक्ट में है, वो सरफेस उस ब्लॉक को आपके फोर्स के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स दे रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स दे रहा है। ध्यान रखो, जब मैं इस पे इधर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे मान लीजिए एक फ्रिज है, फ्रिज देखे हैं, फ्रिज पे जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो फ्रिज का जो नीचे वाला सरफेस कांटेक्ट में है, उसको फोर्स किधर मिलेगा, पीछे की ओर मिलेगा, फ्रिक्शन होगा वो। ठीक, ये सेल्फ एडजस्टेबल इसलिए होता है कि अगर मैं इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यहां ध्यान दो, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें ध्यान से। अब अगर मैं इधर से फोर्स अप्लाई करूंगा इस डायरेक्शन से, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, उधर। तो एडजस्ट हो रहा ना, अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग, है ना, ये एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, इसलिए इसको कहा जाता है सेल्फ एडजस्टेबल। सेल्फ एडजस्टेबल मीन्स बाय मैग्नीट्यूड और बाय डायरेक्शन it can be adjusted. A force which is adjusted by magnitude or direction, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एडजस्ट किया जा सकता हो। अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करा रहा हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स का भी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इंक्रीज करेगा वो। अगर मैं अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूं, अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं,
तो फ्रिक्शन फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टेबल कहा गया। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। तो द मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स बियॉन्ड विच ऑफ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, है ना, वह मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स जिससे थोड़ा ऊपर होने पे ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हो जाता है, उस मैक्सिमम फोर्स को, उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या कहा जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन का। लिमिटिंग फ्रिक्शन यह है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जहां पे बॉडी मूव कर जाता है या मूव करने के लिए रेडी हो जाता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, वो कहलाता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, ठीक ना? इसी को मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। आइए इसको नोट कर लेते हैं पहले कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। When force is applied on a body, then but body does not move, बॉडी मूव नहीं करता है, फोर्स तो अप्लाई कर रहा है बॉडी पे लेकिन वो मूव नहीं करता है। Then that friction force is called does not move की बात कर रहा हूं मैं, is called static friction। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा समझ में, इसका मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है ना। मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बॉडी रेस्ट में है, तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैं इस पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? 5 न्यूटन। तो इसका मैं पूछूंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, तो क्या बोलिए? तो 5 न्यूटन ही होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ऐसा कैसे होता है प्रूव करके दिखा देता हूं मैं, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन मोशन तो आता नहीं है, मूव करता ही नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन है। तो इसे भी देखिए, स्टार्टिंग अप्लाइड फोर्स is equal magnitude, static friction is, कहां डस्टर, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल।
सेल्फ एडजस्टेबल, इट मीन्स सेल्फ एडजस्टेबल मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करेंगे बाय मैग्नीट्यूड और बाय डायरेक्शन, ये एडजस्टेड हो जाता है अप्लाइड फोर्स के अनुसार, है ना। तो इट मीन्स दिस फोर्स इज एडजस्टेड itself by magnitude and direction, by magnitude and direction, है ना। ये ऐसा फोर्स है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाता है, ठीक ना। जैसे यहां पे कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर मैं इधर से फोर्स अप्लाई करता हूं एक्सटर्नल फोर्स, तो इसको फ्रिक्शन फोर्स इधर मिल रहा है ना, ऐसा, ठीक। इधर क्यों फोर्स मिल रहा है, अगर कोई इस पे इधर क्यों फोर्स अप्लाई करे, इधर से कोई फोर्स अप्लाई करता है, इसको फ्रिक्शन इधर क्यों मिलेगा, एफ इधर, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर क्यों अप्लाई होगा, चलो नोट कर लो। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं मैक्सिमम, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वह मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बियॉन्ड विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव, है ना, जिससे थोड़ा ऊपर होने पे ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है, उसी को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन maximum static friction beyond which ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन यही होगा ना कि वह मैक्सिमम फोर्स जिससे थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूव करने लग जाता है, उस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, है ना। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स इंक्रीज करने पे उसका फ्रिक्शन भी इंक्रीज करता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज करता है। अब और डायरेक्शन चेंज करने पे भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसका, इसीलिए तो कहा गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन है। सेल्फ एडजस्टेबल मीन्स क्या होता है, जो अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, अपने आप चेंज हो जाता है, इसलिए उसको सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स बोला गया, ठीक। अब इसमें एक आता है मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाता है। जैसे मैं फोर्स को इंक्रीज करता जा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा, है ना सर। तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय में स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उससे ज्यादा फोर्स मैं अगर अप्लाई करूंगा तो वो बॉडी मूव करने लगेगा, तो वह मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, वह मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बियॉन्ड विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव। हमारे बात समझ में, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है, उस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। और ये किन किन पॉइंट पे इसका फैक्टर्स क्या क्या है वो भी लिखना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आप जान गए कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को कहा जाएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किन किन पॉइंट पे डिपेंड करता है,
कब ये बढ़ता है और कब घटता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कब बढ़ता है कब घटता है, ये हम लोग को डिसाइड करना है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में फिर काइनेटिक फ्रिक्शन में चलेंगे। तो तुरंत ही इस पे एक न्यूमेरिकल भी मैं आपसे बनवाने वाला हूं, ध्यान दीजिए। क्या है? द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बियॉन्ड विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव दैट maximum static friction is called limiting friction। इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक। और ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। नेट रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। किसी बॉडी पे कोई ब्लॉक है यहां रखा हुआ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यस ग्राउंड पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है इतना बड़ा, देखिए ऐसे, इस पे इधर की ओर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इस पे इधर की ओर अप्लाई हो रहा है, इधर से कोई इसको पुल कर रहा है, और एक फोर्स इस पे इधर की ओर अप्लाई हो रहा है, इधर की ओर। तो इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर हो? दो फोर्स जब किसी ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इसके पैरेलल इधर खींचेंगे, ड्रा करेंगे, और इसके पैरेलल इधर ना रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये ना रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स देखिए किधर अप्लाई हो रहा है। इस बात को, छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम बनाते समय ही हमें हेल्प करेगा। तो जल्दी से इसे भी नोट करो कि फ्रिक्शन फोर्स is applied या opposes, friction force opposes net resultant force on ब्लॉक पे